के इतिहास के बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी की है, जिसने भी हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ कहा है, हमने उसका इलाज किया डंके की चोट पे। लेकिन जैसे ही सरकार आई, सरकार बदली, जो कांग्रेस के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, जो समाजवादी के विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, जो बसपा के नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। चेतावनी है 2027 में ना गवर्नमेंट नहीं मिलने की भाई। जहां राजपूत का एक बच्चा भी रहेगा ना, ईमानदार से बता रहा, हम फूकेंगे उनके अंदर आग। हम वादा करेंगे आज आपसे, मैं अपने पूरे समाज को ना उसी भगवान श्री राम की दोबारा कसम देंगे, हम माँ भवानी की दोबारा कसम देंगे कि समाजवादी का आदमी अगर गांव में बढ़ गए ना, वो इलाज करेंगे कि इनकी 7 पुश्ते याद रखेंगे। 1 किलोमीटर के दायरे में अगर अखिलेश के प्रोग्राम में आ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। आज अखिलेश का प्रोग्राम हो जाने दो सहारनपुर में, और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जिस दिन प्रोग्राम होगा आप अपना कैमरामैन को अपने साथ लेकर आइए, आपको खाना रहना ना 1 किलोमीटर के दायरे में ही मिलेगा। जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। पूरे हिंदुस्तान में मुद्दों की कमी नहीं है। कोई एक व्यक्ति किसी जगह पर खड़ा होकर के कोई बयान दे देता है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच जाता है। इसी तरह की एक घटना राज्यसभा के अंदर घटती है। रामजी लाल सुमन, जो कि राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया राणा सागा के ऊपर, और ये बयान इतना ज्यादा प्रचलित हो गया, उसके बाद राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की भावनाएं आहत हो गई। आज उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के नानौता कस्बा के अंदर उनकी जो पुतला है उसको फूंकने की कोशिश की गई थी। रजब सिंह, जिलाध्यक्ष हूँ किसान मजदूर संगठन में। अच्छा, जिलाध्यक्ष हैं आप किसान मजदूर संगठन में। लेकिन आज जो यहाँ पर कार्यक्रम था, वो क्या कार्यक्रम था? एक सांसद है रामजी लाल सुमन, उसने राजपूतों के खिलाफ जो बयान दिया, हमारे हिंदू सम्राट के खिलाफ जो बयान दिया, उसके खिलाफ उसका पुतला फूंकने का प्रोग्राम था। उसका पुतला फूंका गया और उसका विरोध किया गया है। या तो वो अपनी गलती मान ले, गलती मानने से भी आगे बढ़ गया, उसकी सदस्यता खत्म हो, अन्य पूरे देश में हिंदू राजपूत और हिंदू समाज उसका विरोध करेगा। नहीं, कोई भी एक बात आती है, ये तो सब समाज के लिए तो है नहीं। उन्होंने राणा सांगा के लिए कहा था, उनका कहना था कि उन्होंने दावत दे करके, यानी कि निमंत्रण दे करके, चिट्ठी लिख करके उनको आमंत्रित किया था कि आप यहाँ पर लोधी डायनेस्टी के जो अंतिम राजा थे उनके खिलाफ आप युद्ध करिए। ऐसा है, जिस आदमी को इतिहास की जानकारी नहीं होती, उसने लगभग 70-80 युद्ध लड़े राणा सांगा ने, और ये समझ लो हाथ कटने के बाद में भी युद्ध लड़ते रहे, कोई युद्ध नहीं हारे। ऐसे आदमी के खिलाफ वो दान देता है। यदि राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे हमारे महापुरुष ना होते, आज देश की स्थिति कुछ और होती। एक बात बताएं चौधरी साहब, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने उनको लेटर लिख करके बुलाया था। यहाँ से योद्धाओं को दोस्तों की जरूरत नहीं होती क्या? वो योद्धा थे, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। महान योद्धा थे, उनके शरीर पर 80 घाव थे, उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और युद्ध जीते भी उन्होंने। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि उनको बुलाया था, तो इसमें क्या अजीब बात है? अजीब बात तो यही है, उन्हें राणा सांगा जी को उन्हें बुलाने की जरूरत क्या पड़ी थी? वो इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं। यदि इस तरह का इतिहास है तो वो पेश करे। राणा सांगा तो खुद में अपनी ताकत थे। आज देश को यदि क्षत्रिय ना होता और इस तरह के युद्ध ना लड़ते, तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। यदि वो इतने बड़े ताकतवर थे तो उनका राज दिल्ली में होना चाहिए था, दिल्ली भी उनके कब्जे में होनी चाहिए थी, लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती। जितना राज था उतने राज के लिए मैं हर तरह से लड़ते रहे, और राजपूतों को यहाँ से इसे देश को बचाने का काम किया। अपना साम्राज्य बढ़ाना कौन नहीं चाहता? अगर जब एक राजा का युद्ध होता था किसी के खिलाफ, तो वो दूसरे राजाओं से मदद भी मांगते थे। सब योद्धा होते थे, महान होते थे, शूरवीर होते थे, लेकिन वो दूसरों से मदद भी मांगते थे। जब उनको मदद की जरूरत पड़ती थी तो वो भी मदद किया करते थे। इसी तरह उन्होंने चिट्ठी लिख दी होगी, और आपकी भावनाएं अभी आहत हो गई, रामजी लाल सुमन के बयान से आहत हो गई। उससे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि बुक लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसके अंदर इस चीज का संदर्भ है। उसके बाद भारत एक खोज नाम से एक नाटक बना दूरदर्शन पर, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं, जिसमें बाकायदा राणा सांगा का एक चरित्र दिखाया गया, और वो कह रहे हैं कि मैंने उसको दावत दे करके हिंदुस्तान में बुलाया है। और तो उसके साथ ही कहते राणा सांगा जी के कि भाई आपने उनको क्यों बुलाया, वो तो आक्रांता है, मुगल आक्रांता। तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ आएंगे, युद्ध लड़ेंगे और चल जाएंगे। मुगल तो लुटेरे हैं, क्या तैमूर यहाँ पर रुका, क्या यहाँ पर चंगेज रुका, क्या दूसरा कोई मुगल रुका? वो आएंगे, लूटेंगे, चल जाएंगे, उसके बाद राज हम लोग करेंगे। आज की राजनीति तो अच्छी राजनीति होगी।
इस तरह के महापुरुषों को जिन्होंने देश को बचाने का काम किया, उस वीरों को, उन अक्षत्रियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। यही समझ लो ना, उन्हें गाली दे दे के आगे बढ़ने का काम ये हो तो रहा है। 50s में, सन 50 में लिखी गई थी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, उनका मैं यहाँ पर आपको कोट कर रहा हूँ। नहीं लिखी गई होगी, वो आपको जानकारी है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात तो बताओ ना, ये आज की राजनीति में पहले भी तो था। आज की राजनीति में अच्छी राजनीति होगी। राजपूत क्षत्रिय मारा, क्षत्रियों को गाली दो, उनके महापुरुषों को गाली दो। महापुरुष तो सबके होते हैं और आगे को बढ़ो। इसी तरह तो पहले एक नारा दिया गया था, तिलक तेरा जो तलवार इनके जूते मारो चार। और फिर उनको आपने सुनिए मुख्यमंत्री बना दिया, आपने उनको ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। सुनिए, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये रावण आया। रावण यही राजपूतों पे हुआ। राजपूतों का तो इतिहास भरा पड़ा है। इन्होंने रियासत से दान दी, इन्होंने सीलिंग जैसे कानून झेले, इन्होंने SC ST झेल दे, आरक्षण झेला। इन्हें टारगेट करके आगे बढ़ने का काम अच्छा, चाहिए। सब सिर्फ राजपूतों को ही क्यों टारगेट करते हैं? देश में अन्य इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी बिरादरियां हैं, सिर्फ राजपूत समाज के खिलाफ ही बार बार इस तरह के बयानात आते हैं। पहले मीर भोज के ऊपर हंगामा चला, मीर भोज आपसे छीन लिए गए, कोर्ट ने भी उनको कह दिया कि मीर भोज को, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान भी आपसे छीन लिए गए। आपके साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छा, आपको पता है ना, हमारे राजपूतों के इतिहास को संरक्षित किया जाए। हमने कई बार ये मांग की कि इतिहास को संरक्षित किया जाए। अच्छा, दूसरी बात है, वही तो परिणाम है। आपने देख लिया होगा, जो एक आदमी नारा देता था 400 पार 400 पार, उसे रोकने का काम हुआ और उन्हें सबक सिखाने का काम हुआ। यहां से भी 3-3 सीटें, ये MP की 3-3 सीटें चैलेंज दे के कहने के बाद हराने का काम हुआ। राजपूत समाज उसे भी जवाब देगा। अच्छा, मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं योगी आदित्यनाथ? क्षत्रिय जाति से आते हैं, योगी हैं वो ठाकुर जाति से आते योगी हैं, वो योगी हैं। वो तो इस बात को गर्व से कहते हैं कि मैं राजपूत हूं। अच्छी बात है, कहते हैं योगी हैं। उनके राज में ऐसा हो रहा है, बार बार आपके ऊपर इस तरह से आक्रमण हो रहे। वो तो एक तरह की राजनीति है। योगी तो सबके हैं, मुख्यमंत्री तो सबके हैं, सब संज्ञान लिया जाता है। चौधरी वीरेंद्र ने भी एक बयान दिया, उनका बयान मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप समझदार हैं, आपने सुना भी होगा। नहीं, अच्छा, हम चौधरी वीरेंद्र के वो बुजुर्ग हैं, उनके बारे में इस तरह के अच्छे बयान जो देता है, उसके बारे में कहते हैं वो अपने घर में ही संभाल के रखे ना। घर को देख ले, उसके घर में कल क्या स्थिति थी, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, वो खुद देख ले ना। किस मामले में? आपको नहीं पता है? नहीं, थोड़ा सा आप बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसकी लड़की के बारे में ही हुआ है। क्या हुआ? उसकी लड़की ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उनकी अपनी बेटी ने मुकदमा दर्ज करा? उनकी अपनी बेटी ने मुकदमा दर्ज कराया। तो आप मतलब सोच समझ के बयान देना चाहिए ना आदमी को, कि तुम क्या बयान दे रहे हो ऐसी स्थिति में। युवा नेता हैं, क्रांतिकारी वक्ता हैं, कान्हा राणा, उनसे भी बात करें। कान्हा जी, पूरा विवाद बार बार एक बार फिर से विवाद उठ गया है, पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है, अब क्या होगा? देखिए, एक बार तो हमने करके दिखा दिया। अब किसी को अगर कहीं ना कहीं किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर कोई भी संदेह है तो उसका भी संदेह दूर करेंगे, उसका भी इलाज करेंगे। देखिए, अभी आपने अध्यक्ष जी से एक सवाल पूछा कि सब आपको ही क्यों टारगेट करते हैं। भारत देश की बात करूं तो कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल था आज से 11 साल पहले। उसके बाद आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे, आज सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी का है। उसके साथ बहुत सारे गठबंधन है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो अहमियत है उन्हीं की है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो हमारा प्रदेश है, और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इससे पहले यहाँ अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना जवाब है आपके उस सवाल का कि अगर कोई होता ना इतिहास में, इस देश में जितनी भी बिरादरी हैं सबका अपना एक एक इतिहास है, लेकिन लोग हमारे इतिहास के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि यार तुम 5-6 बार सांसद रहे और तुम्हें यार तुम्हारे एरिया के बाहर कोई जानता भी नहीं, बोले यार कैसे अपनी जानकारी बढ़ाई जाए, कैसे अपने आप को फेमस करा जाए। तो लोग ना ये रास्ते ढूंढते हैं, और सबको पता है जिन्होंने इस देश में आज तक, चाहे वो रूपाला जी हो, चाहे वो बिहार के मंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसने भी समाज के बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी की है, जिसने भी समाज के इतिहास के बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी की है, जिसने भी हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ कहा है, हमने उसका इलाज किया डंके की चोट पे। तो वही रूपाला जी चाह रहे थे। देखिए, हो भी गया, शायद आप एक अच्छे लग रहा है मुझे
आपको अच्छी जानकारी है इतिहास की भी और क्षेत्र की भी, क्या आप अपनी ईमानदारी से बस बीच में एक ही सवाल पूछूंगा फिर नहीं, आप क्या रामजी लाल सुमन को इससे पहले जानते थे? नहीं, इस बयान के बाद तो वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। नहीं, पहले नहीं जानते थे हाँ, बिल्कुल। जानते थे ना। सिर्फ इतना पता था कि राज्यसभा के एक सांसद हैं। आप देखिए, आप ना पत्रकार हैं, मीडिया के एक सदस्य हैं, और मीडिया को ना बहुत सारी जानकारी होती है, भौगोलिक, राजनीतिक, इतिहास की। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं ना, आप उसको पढ़ते हैं, आपको पता है कि अगले से सवाल जवाब करने हैं। लेकिन आपको रामजी लाल सुमन को आप भी नहीं जानते थे। ईमानदारी से बताऊं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे नेताओं को जाना है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारा संगठन है, ये भी सब लोगों को जाता, ये भी नहीं जानते थे रामजी लाल सुमन को। लेकिन आज भारत में एक बच्चा, हर राजनीतिक पार्टी का नेता, हर वो बच्चा जो थोड़ी सी भी बुद्धि और विवेक रखता है, वो रामजी लाल सुमन को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने हमारे इतिहास के, हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ कहा है। लेकिन अब उसे इस चीज का तो फायदा मिल गया कि उसे आज लोग जानने लगे, लेकिन उसे इसका नुकसान भी होगा। एक नुकसान तो उसने देख लिया, घर बंद करके सब भाग गए, घर छोड़कर भाग गए। लेकिन वो राजनीतिक, अच्छा, लोकतांत्रिक तरीका आप लोग क्यों नहीं अपनाते हैं? उनके खिलाफ FIR हो सकती है, उनके खिलाफ आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी, उनके घर पर चढ़ाई कर देना, बुलडोजर ले जाना, इस तरह से आक्रमण करना, पुलिस के साथ झड़प करना, ये कहाँ तक सही है? अच्छा, बिल्कुल गलत है जी। जैसे दूसरे समाज को एक कानून का अधिकार है ना, कि उनके बारे में जाति सूचक शब्द कह दिए, उनकी जाति को कुछ कह दिया, एक मुकदमा लिखा जा। सरकार फिर क्या करती है, कोर्ट जब मुकदमा रजिस्टर्ड कर देती है तो सरकार उसमें फंड देती है, पैसा देती है, वकील देती है। ऐसे ही ना एक नियम बनाया जाए। मैं पिछले 3 दिन से बस एक ही बात कर रहा सरकार से, एक ऐसा नियम बना हुआ है कि जैसे SC ST का है ना, ऐसे ही एक सुवर्ण का बना हुआ है कि भाई इतिहास के बारे में, महापुरुषों के बारे में अगर कोई कहेगा ना, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होगा। ईमानदारी से बता रहा हमारा एक भी, अच्छा कौन पागल है? आप ये देखिए, सब लोग किसान है, सहारनपुर में जहां भी प्रदर्शन हो रहा है, कहीं भी, ये सब किसान है। गेहूं का सीजन सिर पे है, ठीक है जी, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, रोज पुतले फूक रहे। भाई टाइम नहीं है इन लोगों के पास, लेकिन हमारी मजबूरी है ना। हमें पता कि आज तक, आपकी ही बात को मैं बड़ी करता हूँ, आज तक मुकदमा लिखा गया जी कहीं? हमने कल निवेदन करा, कल हमने छुटमलपुर में एक पुतला फूका, और मैं अपनी लेटर पैड पे एक मुकदमे के लिए लिख के दे के आया जी। मुझे SHO साहब ने कहा है कि भाई मुश्किल है मामला, लिखा नहीं जाने का। मैंने कहा जी आप अपने बड़े अधिकारियों से बात करें कि देश के अंदर जातीय तनाव पैदा होने लग रहा है, हो भी रहा है, इस तरह की घटनाएं आज हो ही गया है। आज हमारे वाले गए, कल को शादी इकट्ठा होगा, वे भी आवे, और जब आमने सामने होंगे क्या अब तक किसका नुकसान हो जाए, उनका आदमी मर जाए, हमारा आदमी मर जाए, तो हो गया ना देश में जातीय तनाव। तो ये जो तनाव है, जब जातीय तनाव है तो एक श्रेणी में आया, ये देशद्रोह की श्रेणी में आ गया ना, देश में विस्फोट की स्थिति होगी ना, तो इसके खिलाफ कैसा मुकदमा होना चाहिए? NSA का, रासुका लगनी चाहिए जी। हम तो निवेदन कर रहे हैं, आज की डेट में आप रासुका का मुकदमा लिखा तो उसके खिलाफ सदस्यता उसकी भंग। अच्छा, ये जो मांग आपने की है बड़ी अच्छी मांग है, लेकिन ये मांग तो फिर दूसरे समाज के लोग भी करेंगे। आज तो देश में ही चल रहा है, 600 साल पहले कौन मरा था, कौन जिया था, किसकी कब्र, किसकी चिता, कौन वीर, कौन वो, तो यही सब चल रहा है। फिर वो भी इसी चीज की मांग करेंगे, बाबर की, अकबर की, औरंगजेब की। क्या फायदा हो रहा है इससे आज समाज को? नहीं, ये बात तो आप उनसे पूछो ना, जिन लोगों को हम चुनकर विधानसभा में भेज रहे हैं, जिनको चुनकर हम लोकसभा में भेज रहे हैं, इसलिए भेज रहे हैं ना कि जगह बात करें कि मेडिकल लाइन में आप लोगों ने क्या करा, चिकित्सा में आपने क्या करा, शिक्षा में आप लोगों ने क्या करा, सड़कों में आप लोगों ने क्या करा। हमने नहीं करी ना सवाल जवाब, हम तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस बात की। जिस सभा में, जहां वे बैठते हैं, जो सबसे बड़ा देश के वो है, लोकसभा है, जहां वे बैठते हैं, वहां देश के विकास की बात होनी चाहिए ना। मन तो नहीं करी ना वहां ये बात, हमने तो राणा सांगा के लिए कोई बात नहीं कही ना वहां। उससे पहले अगर औरंगजेब की किसी ने बात कही, हमने तो नहीं कही ना। भाई आप भारतीय जनता पार्टी से ये पूछो कि आपने क्या काम करा अब तक। आपने देश में ये जो किसान निधि दी है, ऐसा क्यों नहीं बढ़ाया अब तक आपने किसानों की? आपने देश में हर जिले पे, हम चंडीगढ़ जहां जी, चंडीगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज है, आप कभी जाओ वहां। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, मीडिया के जितने साथी अगर आप सुन रहे होंगे, मेरा सबसे निवेदन है, एक दिन के लिए आप अपना कैमरा लेकर चंडीगढ़ जाएं और हालत देखा है। एक आदमी नीचे पड़ा है, एक स्ट्रक्चर पर पड़ा, स्ट्रक्चर नहीं मिल रही, डॉक्टर नहीं मिल रहा, इंजेक्शन नहीं मिल रहे। भाई क्यों हो रहा है? क्योंकि सब लोग कहाँ जा, चंडीगढ़। आप करो ना, सहारनपुर में एक मेडिकल सेंटर खोलो बड़ा, शामली में खोलो एक बड़ा, आप मुजफ्फरनगर खोलो एक बड़ा। है तो अभी सहारनपुर में आप जाओ ना जी, मैं यही तो कह रहा, आप लोग जाओ ना, जहां जहां है वहां जाकर दिखाओ, सच्चाई दिखाओ। आपका चौथा स्तंभ है, आपको इस देश में सबसे बड़ा माना गया, ताकि आप छोटी से बड़ी से बात लोगों के बीच पहुंचावें। आप जाइए PGI में, देखिए जाएगा क्या क्या सुविधाएं हैं वहां। अगर एक प्रेग्नेंट महिला वहां चली जा, अगर उसे कह के अल्ट्रासाउंड करवाओ, कहाँ होगा जी? सहारनपुर होगा, यहाँ नहीं होने जी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमने नहीं कोई भी विवाद खड़ा करा, हम तो केवल इस विवाद में फंस गए। हमारी तो मजबूरी है, जब हमारे उन महापुरुषों पर, हमारे समाज पर कोई उंगली उठाएगा तो हमारी तो मजबूरी है लड़ना, बोलना, वरना किसको भाई, किसको काम नहीं है? हर आदमी को काम है। हम रोज नहाए धोए। सरकार ने आपके खिलाफ जिला बदर की भी वो कर दिए थे, पुलिस आपके खिलाफ लगातार रहती है,
कैसे देखते हैं इसे आप? यही तो है जी, मतलब समाज की आवाज उठाना, एक निर्दोष व्यक्तियों का मुद्दा उठाना, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ना जिनको पुलिस निर्दोष जेल भेजता है, बस ये हमारी गलती है। वरना आज तक 2017 का बता रहा मैं आपको, लास्ट 2017 में हमारे साथ एक मारपीट हुई थी जिसमें हमने मारपीट करी। उस झगड़े के बाद 2017 के बाद आज 2025 में हमारा आप बात कर रहे, कोई भी लड़ाई झगड़े का कोई मुकदमा हमारे खिलाफ पुलिस ने जानबूझ के, अभी मैं आपको बताऊं इसी जिले की बात बता रहा, पुलिस के 2 कांस्टेबल मेरे घर बैठे, मेरे गांव में झगड़ा होता है, उन्होंने कहा SHO साहब को कहा, उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों को कहा कि नहीं जी जिस टाइम झगड़ा हुआ इस आदमी के घर हम बैठे खाना खा रहे थे, उन्हें यह कहा गया कि अगर ज्यादा इसकी पैरवी करोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब वो षड्यंत्र राजनीतिक है या प्रशासनिक है हमें नहीं पता, ठीक है जी, लेकिन हम हमेशा से ईमानदार। राजनीतिक लोगों को खतरा तो नहीं महसूस होता आपसे? हो सकता है जी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, हम देखिए अभी तक ना हमने भाजपा की राजनीति करी है। मैं आपको बताऊं, जब यहाँ अखिलेश मुख्यमंत्री था तब मैं विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजक रहा हूं और हमने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है। मैंने 10 साल जीवन के अपने बेशकीमती जो समय था मेरा, अगर मान लो उस समय हम कहीं नौकरी में चले जाते या कोई रोजगार में चले जाते तो शायद कुछ और होते, लेकिन वो समय हमने हिंदुत्व के लिए दिया। कब दिया? जब भाजपा के आदमी मीटिंग में जाते थे तो पटका जो है ना चोरस करके जेब में गिर के जाते थे, मीटिंग में जाके पटका पहनते थे, मंदिर में मीटिंग चुपचाप खत्म करके दोबारा मंदिर से निकलने से पहले पटका जेब में घेर लेते थे। मैं उस टाइम तिलक लगाता था, गले में पटका डालता था और हम ऐसे ऐसे नारे मारते थे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जैसे ही सरकार आई, सरकार बदली, जो कांग्रेस के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, जो समाजवादी के विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, जो बसपा के नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। तो भाई यहाँ एक पैमाना नहीं है, राजनीति का मतलब क्या है? विचारधारा। शोषण हुआ आपका यानी कि? नहीं, देखिए हम राजपूत हैं, हम नहीं कहेंगे हमारा शोषण हुआ, हम लड़ रहे। आपने जिस बात का भी मेरे से सवाल कराया उसके लिए भी लड़े, अपने लोगों के लिए भी लड़े। अच्छा, राणा सांगा जी पे ही वापस आते हैं, आखिरी सवाल उनके बारे में। राणा सांगा जी का देहांत कैसे हुआ था? राणा सांगा जी का देहांत जो है आपस में कंट्रोवर्सी हुई। राणा सांगा ने कहा हम लड़ेंगे भाई, मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये लगा कि अगर हम राणा जी की जिदबंदी पे रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। उनके भाई भतीजों को? नहीं, भाई भतीजे नहीं थे उनके, भाई भतीजे उनके साथ 100 ऐसे सावंत थे, वे भी राजा थे, वे सावंत थे लेकिन वो राजा थे, वे छोटे राजा थे। उन्होंने छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ मिलाया। अपना भी अध्यक्ष जी से सवाल करें कि दिल्ली में क्यों नहीं राज कराया उन्होंने। आपको बताऊं कि पूरा गुजरात उस टाइम जो राजनीति का बड़ा केंद्र था उसको हराया राणा सांगा ने, गुजरात को। अभी आज की स्थिति में आपको लगता है कि दिल्ली राजधानी है। उसके बाद क्या हुआ, जब मुगल आए या खिलजी आए या औरंग आए, कहाँ से आए? सब बाहर से आए। खिलजी कहाँ से बाहर से आए? बाहर से आए भाई। नहीं सुनिए, देखिए थोड़ा सा मैं संशोधन करूंगा आपकी बात में। सिर्फ मुगल बाहर से आए, खिलजी, लोधी और शेरशाह सूरी, ये सब लोग तो अफगानिस्तान से अखंड भारत का हिस्सा रहा है हमेशा से। आज से नहीं, महाभारत काल से लो, उससे पहले लो। हमें गांधारी कहाँ की थी? कंधार से। कंधार कहाँ? हिंदुस्तान में रहा। ईरान से इधर का इलाका, चाहे वो चंद्रगुप्त द्वितीय रहे हो, अशोका रहे हो, या फिर औरंगजेब रहा हो, अकबर रहा हो, जो भी चक्रवर्ती सम्राट रहा है उस दौर में अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा। तो आक्रांता तो कोई कह नहीं सकता उन्हें, वो बाहर से नहीं आए थे, सिर्फ मुगल बाहर से आए थे। नहीं, जिस टाइम का आपने जिन राजाओं का भी आपने चक्रवर्ती राजाओं का जिक्र कराया ना, ये लोग उनके बाद आए ना, ये लोग उनके बाद आए हैं। उस टाइम नहीं आए ना। उस टाइम तो ये कह लो आप जहां जहां मेरे गए यहाँ तक भी राज रहा है, मैं आपको बता दूं यहाँ तक राज रहा है, लेकिन ये सब लोग बाहर से आए थे। आप अच्छा एक बात बताओ, आप मान लो एक राजा है, जैसे कि आज समाजवादी का राज है, तो समाजवादी को अगर आज आप लिखने के लिए दे दोगे जी अपने बारे में लिखो, क्या अखिलेश यादव उन पन्नों में ये लिखवाएंगे कि उन्होंने एक दलित बेटी के साथ शोषण करा? उनके पिताजी ने लिखवाने की नहीं ना। क्या अखिलेश यादव ये लिखवाएंगे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की अलग मांग पर उनके पिताजी ने सैकड़ों हिंदुओं को यहाँ कत्ल करवाया? वो किसी एक बिरादरी का आदमी ने। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहा भाई जी, सीधा है। आप जाओ मुजफ्फरनगर हाईवे पे जाओ ना, आज भी उनकी स्मारक बने हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। क्या इस इतिहास को लिखवाएंगे क्या अखिलेश यादव जी? नहीं लिखवाने का। आप ना देखिए, मतलब आप इन चीजों को समझो। बिल्कुल। जैसे हमारे राजा लड़े तो हमारे राजाओं को क्या था कि उनका राजपाट था, वो इन चीजों में विश्वास नहीं रखते थे कि हम अपने लिए कुछ लिख के जाएं। लेकिन मुगलों ने लिखा ना, हर आदमी ने अपना लिख रखा है। क्यों लिखा? उन्हें पता था कि तुम इस देश में आए हो, तुम इन देश में आकर लड़े। उन्होंने हर किताब में लिखा कि राजपूत योद्धा थे, राजपूत। ऐसा कौन है देश में जो इस बात को नहीं मानता? हर आदमी मानता है कि राजपूत योद्धा थे, शूरवीर थे, पराक्रमी थे। कौन है ऐसा नहीं मानता? नहीं, मानते हैं ना। हाँ, सब मानते हैं, सब मानते हैं। देखिए मानते हैं। आप ना जैन समाज में जाओ, आप
जैन समाज के जो दुकानदार जो लोग हैं हमारे भाई, क्योंकि वो मार्केट में बैठते हैं, आप उनसे एक बार चर्चा करें जाके, ब्राह्मणों में आप जाएं एक बार चर्चा करें आप जाकर। देखिए दरअसल क्या है ना, मतलब जैन समाज से अगर आप पूछोगे भाई तुम्हारा उत्थान कहाँ से हुआ, वो बता देंगे भाई हमारा तो यहाँ से हुआ। आप ब्राह्मणों में जाओगे, उनके पास भी बहुत सारे नाम है, भगवान परशुराम हो या गुरुद्रोण हो या कृपाचार्य हो, बहुत सारे नाम है। परशुराम जी जिन्होंने 21 बार, हाँ, जिन्होंने, जो दुष्ट पापी राजा थे, हमारे लोगों ने भी, ये जो मैं आपको बता रहा ना, राणा सांगा ने गुजरात तक युद्ध लड़े, तो जो दुष्ट लोग थे उनके साथ उन्होंने भी युद्ध लड़े। अच्छा बुरा आदमी हर समाज में है, हर समाज में अच्छे बुरे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान परशुराम ब्राह्मण थे तो रावण भी ब्राह्मण था, कृपाचार्य भी ब्राह्मण थे, गुरुद्रोण भी ब्राह्मण थे, तो सबके कर्म अलग अलग थे ना। अपने कर्मों के हिसाब से आज हम बड़ी श्रद्धा से हमने, अगर लोग ये कहते हैं कि 21 बार उन्होंने पृथ्वी क्षत्रिय विहीन करी, लेकिन फिर भी आज राजपूत भगवान परशुराम को भगवान कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उन्होंने दुष्टों का संहार किया है। जब राम के साथ उनका आमना सामना हुआ, उन दोनों के बीच में प्रवचन हुए, तब उन्होंने बताया कि मैं और आप एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। क्योंकि वे एक अच्छी आत्मा थे, इसलिए भगवान श्री राम ने उनका आदर करा। उसके बाद गुरुद्रोण थे, जिन्होंने अर्जुन को, जिन्होंने पूरे पांडव परिवार को, जिन्होंने पूरे कौरवों को, पांडवों को सबको शिक्षा दी। आज उनके लिए इतनी श्रद्धा है कि आप अगर हरियाणा जाओगे, 2-3 जगह उनकी प्रतिमाएं जहां स्थापित है वे राजपूतों ने स्थापित करी। तो अच्छे बुरे लोग हर समाज में है, हर बिरादरी में है, लेकिन आंकलन ये करना है कि जब आज लोग राजपूत समाज के इतिहास पर उंगली उठा रहे, आज तो हम ये देख रहे, जिन बिरादरियों के लिए हम कटे, जिन बिरादरियों के लिए मरे, जिन बिरादरियों के लिए हमने त्याग करा, क्या उस बिरादरियों में से कितने लोग आज आमने सामने आके ये कहेंगे कि ये जो हरामजी लाल सुमन था इसने गलत कहा? भाई आपने यहाँ से पुतला फूंका, कितने लोग आए दूसरे समाज? दरअसल क्या था मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं आपको बताऊं, मैं हरियाणा भी गया पुतला फूकवाने। कल मैंने छुटमलपुर में पुतला फूका, आज हमने यहाँ पुतला फूका, इससे पहले हमने सहारनपुर फूका। कल छुटमलपुर में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पुतले का आयोजन किया था, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें सैनी भी थे, उसमें 36 बिरादरी के लोग थे। उसके बाद जब हम हरियाणा गए थे, यमुनानगर में डीसी साहब के नाम ज्ञापन देखा है, प्रधानमंत्री के नाम, वहां पर भी विश्व हिंदू परिषद के आयोजक थे, वहां पर ब्राह्मण भी थे, वहां बणिये भी थे। बल्कि बणिये समाज के एक व्यक्ति का मुझे जो संबोधन था वो इतना अच्छा लगा, उन्होंने मतलब हद कर दी। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों के पास आप लोगों को भी जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। बिल्कुल जाएंगे। कंक्लूजन करते हैं, माफी नहीं मांग रहा हूं, इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा, ये बयान है। देखिए मैं ना एक बात कहना चाहता हूँ जी, वो माफी मांगे या ना मांगे, वो उनका अपना एक विवेक है, उनकी बुद्धि छोटी है या बड़ी है वो उनके ऊपर निर्भर है। हमारा काम है अपने महापुरुषों के लिए लड़ना, अपने गौरव के लिए लड़ना, लड़ेंगे जी। इससे पहले भी लड़े, अब भी लड़ेंगे, लेकिन एक चेतावनी दे रहा जी, चेतावनी है, अब भी चेतावनी है। 2027 में ना गाँव में एंट्री नहीं मिलने की भाई। जहां राजपूत का एक बच्चा भी रहेगा ना, ईमानदार से बता रहा, हम फूकेंगे उनके अंदर आग। हम वादा करेंगे आज आपसे, मैं अपने पूरे समाज को ना उसी भगवान श्री राम की दोबारा कसम देंगे, हम माँ भवानी की दोबारा कसम देंगे कि समाजवादी का आदमी अगर गांव में बढ़ गए ना, वो इलाज करेंगे कि इनकी 7 पुश्ते याद रखेंगे। आपको चैलेंज दिया नीरज गुर्जर ने। भाई जी मैं तो जानता भी नहीं कौन है, मैं इस जिले का ही समाजवादी पार्टी का नेता है। भाई जी मैं बता तो रहा, मैं जानता भी नहीं कौन है। जिसने मुझे चैलेंज दिया, मैं घर बैठ के नहीं बोलता। अगर मैं घर बैठे कमरे में बैठ कर बोल दिया। जिस दिन सहारनपुर में पुतला फूका जब भी यही था, कल छुटमल पुतला फूका है जब भी यही था, आज नौते में फूक रहा, आज भी यही हूँ, और अब यहाँ से सहारनपुर ही जाऊंगा। ये कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे में अगर अखिलेश के प्रोग्राम में आ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। भाई जी अखिलेश का प्रोग्राम हो जाने दो सहारनपुर में, और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जिस दिन प्रोग्राम होगा आप अपना कैमरामैन को अपने साथ लेकर आइयो, आपको कान्हा राणा ना 1 किलोमीटर के दायरे में ही मिलेगा, वादा है मेरा आपसे। तो ये थे कान्हा राणा, जबरदस्त तरीके से चैलेंज दिया है इन्होंने, और अपनी बात को बहुत ही बेबाक तरीके से हमेशा रखते हैं, आज भी इन्होंने बेबाक तरीके से रखा है। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।